नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस पीडी बुक रेलवे सामान्य अध्ययन जो कि 1380 प्रैक्टिस सेट का हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, उसका यह 12वां वीडियो है जो जिसमें 1992 से लेकर 2023 तक के सभी प्रीवियस पेपरों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो है फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों, ये आरआरबी भोपाल का है, पेपर 2003 का। आरआरबी भोपाल 2003 का प्रीवियस पेपर है। तो इसमें प्रश्न है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट। अब प्रश्न पूछ लेगा कि सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। तो सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र हो गया Na2S2O3। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर को जो है प्रयोग इसलिए किया जाता है, एसी को यदि डीसी में बदलना हो, एसी को डीसी में बदलना हो तो हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों होता है? एसी को डीसी में बदलने हेतु। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछ लेता है एसी का फुल फॉर्म। तो एसी का फुल फॉर्म हो गया अल्टरनेटिंग करेंट। एसी का फुल फॉर्म हो गया अल्टरनेटिंग करेंट। डीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो हो गया डायरेक्ट करेंट। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब जब उसकी समयावधि आवर्तकाल होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी मतलब 4 गुनी की जाती है तब जब उसकी समयावधि आवर्तकाल होगी कितना? 2 गुनी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सरल लोलक की जो आवर्तकाल होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल का पहले फार्मूला जानेंगे। तो सरल लोलक आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है, इसको टी से दर्शाते हैं आवर्तकाल को। टी बराबर हो गया 2 पाई कोणी में L/G। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछा है, अब यहाँ पे हो जाएगा T प्रोपोर्शनल टू कड़ी में L। अब इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे। तो पूरा फार्मूला हो गया, सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला हो गया T बराबर 2 पाई कड़ी में L/G। क्लियर? अब T बराबर T प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कड़ी में L। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? तो हम लोग सूत्र निकालें, T प्रोपोर्शनल टू कड़ी में L।
क्लियर। कि जब लोलक घड़ी की लंबाई को चौगुनी किया जाता है तो लंबाई इसमें कौन सी है, लंबाई ये है। तो t प्रोपोर्शनल टू हम यदि इसकी लंबाई को 4 गुनी करेंगे तो ये 4 हो गया। अब जब इसको खोलेंगे तो t बराबर हो गया, जब घड़ी हटेगा तो क्या हो जाएगा 2। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो कितनी हो जाएगी 2 गुनी। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लोलक घड़ी आवर्तकाल जो होता है, सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला हो गया 2 पाई कड़ी में L/G। अब यहाँ से हमें निकल गया फार्मूला t प्रोपोर्शनल टू कड़ी में L। अब हमें L कितना कर देना है 4 गुना प्रोपोर्शनल टू 4। तो ये t कितना हो जाएगा आवर्तकाल 2 गुना, क्योंकि 4 को कड़ी हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। क्लियर। तो इसका आवर्तकाल समयावधि कितना हो जाएगा 2 गुना। अगला प्रश्न है जो RRB 2003 रांची में पूछा हुआ प्रश्न है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण जो है मृग तृष्णा बनने का कारण बनता है। अगला प्रश्न है 4 रक्त समूह AB B O में कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है। क्लियर। सर्वदाता कौन सा है O। सर्वग्राही कौन सी है AB। ये जो है सर्वग्राही। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, भुजे हुए चूने का मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण। अगला प्रश्न है कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। तो सर्वोच्च उष्मांक किसका, हाइड्रोजन का। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। अगला प्रश्न है सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। क्लियर। अगला प्रश्न है आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है सूती वस्त्रों में। तेलिकाट होता है तो उसमें आग जल्दी पकड़ता है, सूती कपड़ों में जो है धीरे धीरे पकड़ता है। अगला प्रश्न है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो एक शाकाहारी के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, वो दूध से, मिल्क से या दूध से। अगला प्रैक्टिस सेट है RRB मुंबई भोपाल जो कि 2003 का पेपर है, 4 मई 2003 का। मेथेन गैस बनाता है। तो मेथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या मीथेन गैस बनता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, मीथेन गैस। मीथेन गैस कैसे बनता है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है मीथेन गैस। अगला प्रश्न है सार्स क्या है। सार्स है क्या, तो सार्स जो विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्स जो है विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। एड्स जो होता है वो बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता।
एड्स जो होता है HIV नामक HIV नामक विषाणु से फैलता है। HIV जो होता है, एड्स जो होता है HIV नामक विषाणु से फैलता है। एड्स कैसे नहीं फैलता? हम बातचीत करने और छूने से नहीं फैलता है। HIV का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो एड्स जो है HIV नामक विषाणु से होता है। HIV का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? एड्स का फुल फॉर्म इसको हम दर्शाते हैं AIDS। एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मशरूम है। मशरूम क्या है? एक फंजाई है, कवक। मशरूम जो है फंजाई है। क्या है? फंजाई। फंजाई को हम बोलते हैं कवक। अब कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। अब ये क्वेश्चन होता है शैवाल के अध्ययन को, तो शैवाल के अध्ययन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? जब बर्फ जो है पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अगला यहाँ पे अगला प्रैक्टिस सेट है RRB मुंबई। इसमें भोपाल का भी है जो कि पेपर हुआ है 11/5/2003 को। क्लियर? इसमें पहला प्रश्न है किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को वह कहते हैं वाष्पीकरण। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि क्वथनांक क्या है। क्लियर? तो क्वथनांक कौन समझ लेते हैं? तो क्वथनांक जो है वह तापमान है। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ तरल से गैस में बदल जाता है। तरल से गैस में बदल जाता है। क्लियर? तो क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ तरल से गैस में बदल जाता है, या वह तापमान जिस पर द्रव बनने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है गलनांक किसे कहते हैं? तो गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जो है ठोस से क्या होता है? ठोस से तरल में जो है बदल जाता है। वही क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक जो है तरल से गैस में बदल जाता है। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिक के अणुओं किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र द्वारा। जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग जो है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है। रडार का प्रयोग जो होता है जैसे जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने में प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग। अब अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ जो है किससे तैयार की जाती है? तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। शुष्क बर्फ जो है किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर। जो चुंबकीय कंपास की सुई होती है वो किस तरफ इंगित करती है? उत्तर से दक्षिण। ठीक। अगला प्रश्न है, ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी मुंबई भोपाल, इसमें ये 18/5/2023 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन कार्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो सर सीवी रमन को। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना वो आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। अगला प्रश्न है, दूध के खट्टा होने का कारण है। तो दूध के खट्टा होने का कारण कौन सा है? वो बैक्टीरिया। दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? तो वो जो है 78%। क्लियर? यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, वायुमंडल में क्या नाइट्रोजन कितना हो गया? नाइट्रोजन कितना हो गया? 78%। ऑक्सीजन जो O2 हो गया आपका 21%। आर्गन 0.9%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और अन्य गैसें मिलाकर जो है, सभी अन्य गैसें मिलाकर जो है टोटल 1% करीब है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन। क्लियर? अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य या डक्टाइल तत्व है वो सोना। सोना सबसे अधिक तन्य है कौन? सोना। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। उसके बाद एल्यूमिनियम। क्लियर? अगला प्रश्न है कि हड्डियों और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? वो कैल्शियम। क्लियर? कैल्शियम Ca। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किसमें? वाट में। घरेलू बिजली मीटर में उपयोग की माप क्या होती है? वो वाट में मापते हैं। क्लियर?
अगला प्रश्न है, पारे का निम्नतम हिमांक है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर क्वथनांक होगी वो 375 डिग्री सेंटीग्रेड। पारे का निम्नतम हिमांक -39 डिग्री और क्वथनांक जो है वो आपका हो जाएगा -375 डिग्री। क्लियर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? वो किडनी। किडनी का जो खराब होने पर क्या होती है? डायलिसिस। डायलिसिस विधि किसकी होती है? वो किडनी की। किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक दोस्तों, क्वथनांक को हम लोगों ने समझा कि क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पे पदार्थ जो है तरल से वो गैस में बदल जाता है। क्लियर। तो प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है हानि पहुंचाने बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। एक फ्यूज का तार इसलिए उपयोग किया जाता है कि किसी सर्किट में कहीं भी कोई फॉल्ट है तो फ्यूज को उड़ाए, न कि कंपोनेंट को उड़ाए। तो अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है वो लीवर से। पित्त जो होता है वो लीवर से स्रावित होता है। लीवर या इसे हम यकृत भी बोलते हैं। क्लियर। तो ऐसे ऑप्शन भी दे देगा, यकृत तो यकृत मारिएगा, लीवर होगा तो लीवर। बाकी लीवर और यकृत एक ही है। क्लियर। पित्त एक ऐसा पाचक तत्व है। पित्त जो होता है एक पाचक तरल पदार्थ है। पित्त जो होता है पाचक तरल पदार्थ। पाचक तरल पदार्थ। क्लियर। अगला प्रश्न है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? वो 65 से 80% लगभग। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? वो 65 से 80%। प्रोटॉन की खोज की थी कितने? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वो गोल्डस्टीन। तो एक ट्रिक है, ईटा पर नाच। ईटा पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। क्लियर। अब न्यूट्रॉन खोज तो चैडविक ने। न्यूट्रॉन खोज किसने की? चैडविक ने। क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटॉन खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को जो है हम धनावेशित करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन खोता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वो पीछे की ओर धक्का देता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर से विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा? तो न्यूटन का ये थर्ड लॉ। न्यूटन का इस क्वेश्चन में क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया, ये न्यूटन का थर्ड लॉ, थर्ड नियम है। क्लियर। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण
तत्वों में समान रूप से पाया जाता है? तो कौन सा गुण तत्वों में समान रूप से पाया जाता है? तो वो परमाणु संख्या है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं क्या? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाता है नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? गाजर में। अब विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का स्कार्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल। क्लियर? दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के वीडियो का बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।